फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, एन फ्रैंक की डायरी से। और इससे पहले हमें चैप्टर स्टार्ट करें, इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है उसको कवर करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, एन लीज मैरी एन फ्रैंक 12 जून 1929 से लेकर फरवरी मार्च 1945 एंड शी वॉज अ जर्मन बॉर्न ज्यूइश गर्ल हु रोट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स इन एम्स्टरडैम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर 2। तो ये जो एन फ्रैंक है, इनका जन्म जो है 12 जून 1929 को हुआ था और इनकी डेथ जो है वो फरवरी और मार्च के महीने के आसपास 1945 में हुई थी। ये एक जर्मन बॉर्न ज्यूइश गर्ल थी जिन्होंने ये जो भी डायरी लिखी है वो अपने परिवार के साथ छिपी हुई थी और अपने 4 दोस्तों के साथ एम्स्टरडैम में, जब जर्मनी जो है वो ऑक्यूपाई कर रहा था नीदरलैंड को वर्ल्ड वॉर 2 में। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टरडैम। अब देखिए सभी को पता है 1939 टू 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था और इसी टाइम के आसपास आप कह सकते हैं जो वर्ल्ड हिस्ट्री है उसमें एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था और ये था यहूदियों का होलोकास्ट। मतलब यहूदियों को जो मारा गया था जिस तरीके से, तो उसकी ये एक विक्टिम रही थी, एक तरह से उसकी शिकार रही थी एन फ्रैंक। और जर्मनी से वो बाहर निकल गए, फिर वो नीदरलैंड में गए और जर्मनी जो है वो धीरे धीरे पूरे जगह को ऑक्यूपाई करता जा रहा था और जर्मनी जो है वो नीदरलैंड के ऊपर भी चला गया, नीदरलैंड को भी ऑक्यूपाई करने लगा। तो वहाँ पे भी ये नीदरलैंड में जाकर एक परिवार एक ऑफिस की बिल्डिंग में जाकर छिप गई और वहाँ पे काफ़ी टाइम उन्होंने गुजारा और उसी टाइम पे डायरी लिखी। आगे देखिए लिखा हुआ है, हर फैमिली हैड मूव टू एम्स्टरडैम आफ्टर द नाजीज गेन पावर इन जर्मनी। जब नाजीज जो है वो पावर में आए जर्मनी में, तब ये इनकी जो फैमिली थी वो एम्स्टरडैम में चली गई। बट वर ट्रैप व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड। लेकिन ये लोग फिर से फंस गए, ट्रैप हो गए जब नाजी ऑक्यूपेशन जो है वो बढ़कर नीदरलैंड में चला गया। एज परसिक्यूशन अगेंस्ट द जीविश पॉपुलेशन इंक्रीज, जो परसिक्यूशन था, जो अत्याचार था वो बढ़ा जीविश यानी कि यहूदियों के खिलाफ। द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। तो इनके पिताजी जो ओटो फ्रैंक्स थे उनकी ऑफिस बिल्डिंग में कुछ रूम थे, वहाँ पे जाकर ये लोग छिप गए 1942 में। आफ्टर 2 years इन हाइडिंग यानी कि 1944 के आसपास, द ग्रुप वॉज बिट्रे, ये जो ग्रुप था इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी गई एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एन डाइड ऑफ टाइफस इन बर्जन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गट फ्रैंक। ये इनकी बहन का नाम है मार्गट फ्रैंक और इनकी डेथ के बाद इनकी भी डेथ हो गई एन फ्रैंक की। देखिए हिटलर ने बहुत सारे कंसंट्रेशन और डेथ कैंप्स बनाए हुए थे। बहुत ही गजब की स्टोरी है, जब आप इसके बारे में हिस्ट्री में पढ़ते हो अपने, तो वहाँ पे इसके बारे में काफ़ी डिटेल में आपको बताया जाएगा। तो जो हिटलर था और जब वो पावर में आया, नाजीज जब पावर में आया, तो उन्होंने पूरे जर्मनी को ऑक्यूपाई करना, पूरे जर्मनी ने पूरे जो यूरोप था उसको ऑक्यूपाई करना स्टार्ट कर दिया। और उस टाइम पे बहुत सारे कंसंट्रेशन कैंप और डेथ कैंप्स बनाए गए। डेथ कैंप्स जहाँ पे लोगों को सीधे मार दिया जाता था और कंसंट्रेशन कैंप में लाकर लोगों को रखा जाता था, उनसे काम करवाया जाता था, उनसे मौत के बराबर जो है काम हो सकता था। उस तरह से पूरे दिन उनसे काम कराना या जिस तरह से भी आप उनको यूटिलाइज कर सकते हो यूटिलाइज करना, यही कंसंट्रेशन कैंप में काम होता था। तो वहीं का एक कंसंट्रेशन कैंप था बर्जन बेल्सन, वहाँ पे ले आया गया एन फ्रैंक को और वहाँ उन्हें टाइफस हो गया और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। केवल एक ही सर्वाइवर थे और वो थे उनके पिता। हर फादर ओटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टरडैम आफ्टर द वॉर एंडेड। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ उसके बाद वो वापस एम्स्टरडैम जाते हैं, वहाँ पे उनकी डायरी मिलती है जिसे वो बचा के रखते हैं। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl। और ये मानते हुए कि ये एक यूनिक रिकॉर्ड है, ऐसा मिलना आसान नहीं है इस तरह की डायरी जिस तरह से उनकी 13 ईयर ओल्ड गर्ल एन फ्रैंक ने लिखा था। तो ये उसे एक यूनिक तौर पे समझते हुए इसे पब्लिश कराने का फैसला करते हैं एक नाम से, और वो नाम होता है द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, जिसको आज हम पढ़ने वाले हैं। द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे। ये जो डायरी थी वो एन फ्रैंक को दी गई उनके जो 13वां जो उनका जन्मदिन था, 13th बर्थडे था उसके तौर पे। और उसमें ये रिकॉर्ड करती हैं इवेंट्स को जो उनकी लाइफ में होती है 12 जून 1942 से लेकर जो उसकी फाइनल एंट्री होती है 1 अगस्त 1944 तक के इवेंट को। और इवेंचुअली इसको ट्रांसलेट किया गया है इसके ओरिजिनल डच लैंग्वेजेस से अन्य कई लैंग्वेजेस में। पहले ये डच लैंग्वेज में लिखी गई थी जब एन फ्रैंक ने लिखा था, और इसे और कई लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड किया गया और ये बन गई वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक किताब। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी। इस पर बहुत सारी फिल्म बनाई गई, बहुत सारे टेलीविज़न ड्रामा और थिएट्रिकल प्रोडक्शंस, ओपेरा बेस्ड
ओपेरा बेस्ड ऑन द डायरी। इस डायरी के ऊपर बहुत सारे नाटक, ड्रामा और ये सब चीज़ें की गई। और इसके जो मतलब लिखी गई बातें थी, इसको डिस्क्राइब किया गया एक मैच्योर और समझने वाले दिमाग के तौर पे, कि बहुत ही जिस लड़की ने इसे लिखा है बहुत ही मैच्योर बच्ची है, बहुत ही इंसाइटफुल माइंड है उसका, जो चीज़ों को समझती है। और ये डायरी प्रोवाइड करती है उस समय जो नाजी का ऑक्यूपेशन हुआ था, तो किस तरह से वो उनका बिहेवियर था लोगों के प्रति, क्या उनका ट्रीटमेंट था, किस तरह से वो ट्रीट करते थे, वो सारी चीज़ें इस डायरी में देखने को मिलती हैं। और एन फ्रैंक बन चुकी हैं, हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनोन एंड डिस्कस ऑफ द होलोकास्ट विक्टिम। ये जो होलोकास्ट हुआ, जिस तरह से लोगों को मारा गया, तो उनके जो पीड़ित थे उनमें से एक ये बन जाती हैं एन फ्रैंक। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी फाइन। आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th की जो फर्स्ट फ्लाइट बुक है उसका 4th चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक ये स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। डायरी में लिखना वास्तव में बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है मेरे जैसे बच्ची के लिए। फॉर समवन लाइक मी, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, इसलिए नहीं क्योंकि मैंने इससे पहले कभी कुछ नहीं लिखा, बट ऑल्सो बल्कि बिकॉज क्योंकि इट सीम्स टू मी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है, इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन कि आगे चलकर नाइदर आई नॉ एनी वन एल्स, न तो मैं न कोई और, विल बी इंटरेस्टेड, वो इंटरेस्टेड होगा इन द म्यूजिंग्स, म्यूजिंग्स मतलब रिफ्लेक्शन, विचार, थॉट्स में। और किसके थॉट्स हैं वो? अ 13-year-old स्कूल गर्ल, एक 13 वर्षीय जो स्कूल की बच्ची है उसके विचारों में कोई इंटरेस्टेड होगा। तो इसीलिए डायरी में लिखना मेरे लिए बड़ा ही अजीब एक्सपीरियंस है, बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने कभी कुछ डायरी में लिखा नहीं है इससे पहले, बल्कि इसलिए क्योंकि ये मुझे प्रतीत होता है, इट सीम्स टू मी, कि आगे चल के न तो मैं और न ही कोई और इंटरेस्टेड होगा एक 13 वर्षीय स्कूल गर्ल की बच्ची के विचारों में, जो ये 13-year-old स्कूल गर्ल यानी कि एन फ्रैंक लिख रही हैं। ओ वेल, इट डज नॉट मैटर, ठीक है, बट ये मायने नहीं रखता, इट डज नॉट मैटर। आई फील लाइक राइटिंग, मेरा लिखने का मन करता है। एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, और मेरे अंदर एक ये बहुत ज़्यादा फीलिंग आती है, आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, कि मैं अपने अंदर से जितनी भी विचार हैं, जितनी भी चीज़ें मैं सोचती हूँ वो सब निकाल दूँ। गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट का मतलब जो भी कुछ मेरे दिल में आ रहा है, ख्याल जो भी आ रहा है, जो भी कुछ मैं सोच रही हूँ वो सब बाहर निकाल दूँ। परहैप्स, और शायद एक बात और वो बोलती हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, जो पेपर होते हैं यानी कि जो कागज़ होते हैं उनके पास ज़्यादा धैर्य होता है। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस एंड वॉज सिटिंग एट होम with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out। देखिए इतना बड़ा सेंटेंस है। अब ये कह रही हैं कि जो पेपर होता है हैज़ मोर पेशेंस, उसके पास ज़्यादा पेशेंस होता है, धैर्य होता है, देन पीपल, लोगों से। और ये बात वो कब सोचती हैं? आई थॉट, ये मैं सोचती हूँ, ऑफ दिस सेइंग, इस बारे में, ये जो सेइंग है, ये जो कही गई बात है, ये इस बारे में मैं तब सोचती हूँ, ऑन वन ऑफ दोज डेज, उन दिनों में से एक दिन, ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वॉज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस, जब मैं थोड़ा डिप्रेस फील करती हूँ। एंड वॉज सिटिंग एट होम, और घर पे बैठी हुई हूँ, विथ माई चिन इन माई हैंड्स, अपने हाथों में चिन को रखे हुए, जिस तरह से जब लोग बोर होते हैं और कुछ सोच रहे होते हैं तो अपने हाथों के ऊपर अपने चिन को रख लेते हैं, तो उस तरह से मैं अपने हाथों के ऊपर जो है अपने चिन को रखे हुए हूँ, बोर हूँ और बहुत ही उदास हो चुकी हूँ, बहुत ही बोर्ड हो चुकी हूँ। लिस्टलेस का मतलब होता है विदाउट एनर्जी, बिना एनर्जी का, और आश्चर्य कर रही हूँ कि क्या रुका जाए या बाहर जाया जाए। वेदर टू स्टे इन, कि क्या घर में रुका जाए या फिर बाहर जाया जाए। आई फाइनली स्टे वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, और फाइनली मैं रुकती हूँ जहाँ मैं ये विचार कर रही थी, वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, विचार करते हुए। यस, हाँ, पेपर डज हैव मोर पेशेंस, कि जो पेपर हैं उनके पास ज़्यादा धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड, और क्योंकि मैं ऐसा प्लान नहीं कर रही हूँ, सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनी वन एल्स रीड, कि मैं किसी और को पढ़ने दूँ, दिस स्टिफ बैक नोटबुक, ये जो नोटबुक है, और ये नोटबुक कैसी है? स्टिफ बैक। कोई भी आप डायरी देखते होगे तो आप देखते हो उसका कवर जो है ना वो बहुत टाइट होता है ना। कोई कॉपी होती है या कई बार नोटबुक जो होती है उनके कवर बहुत टाइट होते हैं, तो डायरी तो स्पेशली। तो सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, क्योंकि मैं ये प्लान नहीं कर रही हूँ, टू लेट एनी वन एल्स रीड, कि किसी और को पढ़ने दूँ,
दिस स्टिफ बैक नोटबुक, ये जो नोटबुक है जिसका बैक जो है वो बहुत ही स्टिफ है, बहुत ही टाइट है, ग्रैंडली रिफर टू एज अ डायरी, और जिसको बहुत ही ग्रैंड तौर पर बहुत भव्य तरीके से रिफर किया जाता है डायरी, मतलब इसका एक नाम है और उसका नाम क्या है, डायरी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे एक अच्छा दोस्त ना मिल जाए तब तक मैं ऐसा कोई प्लान नहीं कर रही हूँ कि मैं किसी को ये डायरी जो है वो पढ़ने दूंगी। इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और ये शायद कोई अंतर पैदा नहीं करने वाला है कि अगर मैं ये डायरी किसी को नहीं पढ़ने दूं जब तक कि मेरा कोई अच्छा दोस्त ना मिल जाए, तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ये वैसा ही रहेगा जैसा मैं सोच रही हूँ। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, अब मैं वापस उस पॉइंट पे आती हूँ, दैट प्रॉम्प्टेड मी, जिसने मुझे इंकरेज किया टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस, कि मैं डायरी को पहले स्थान पे रखूँ। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा कोई दोस्त नहीं है। तो अब एन फ्रैंक बताती हैं कि क्या ऐसी बात थी जिसने मुझे इंकरेज किया डायरी लिखने के लिए। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी, प्रॉम्प्टेड मतलब इंकरेज करना, टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, और मुझे ये बात बहुत साफ तौर पे रखने दीजिए, कहने दीजिए, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, क्योंकि कोई भी, नो वन, कोई भी ये बात विश्वास नहीं करेगा, बिलीव नहीं करेगा कि एक जो 13-year-old गर्ल है वो पूरी तरह से इस वर्ल्ड में अकेली है। एंड आई एम नॉट, और मैं हूँ भी नहीं, अगर देखा जाए तो मैं हूँ भी नहीं। आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड अ 16-year-old सिस्टर, मेरे पास लविंग पेरेंट्स हैं, यानी कि अच्छे पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, 16 वर्षीय मेरी एक बहन है, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और लगभग 13 लोग हैं ऐसे, 13 पीपल इन माई लाइफ जिनको मैं दोस्त कह सकती हूँ। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, मेरा एक परिवार है, अच्छी आंट्स हैं और एक बढ़िया घर भी है मेरे पास। नहीं, ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, लेकिन ऊपरी तौर पे देखा जाए तो ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है। आई सीम टू हैव एवरीथिंग, ऐसा मुझे लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, सिवाय मेरे एक अच्छे दोस्त के, एक सच्चे दोस्त के। तो एन फ्रैंक बताती हैं कि वैसे तो देखा जाए तो मैं पूरी इस दुनिया में अकेली हूँ, लेकिन ये विश्वास करना आसान नहीं है और कोई ये विश्वास करेगा भी नहीं, और अगर देखा जाए तो मैं अकेली हूँ भी नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास लविंग पेरेंट्स हैं, मेरी एक 16 वर्षीय बहन है, लविंग आंट्स हैं, एक गुड होम है। लेकिन ऊपरी तौर पे, ऑन द सरफेस, आई सीम टू हैव एवरीथिंग, अगर ऊपरी तौर पे देखा जाए तो मेरे पास सब कुछ है सिवाय एक अच्छे दोस्त के, एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड। ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विथ फ्रेंड्स इज हैविंग अ गुड टाइम, और जो कुछ भी मैं सोचती हूँ जब मैं अपने दोस्तों के साथ होती हूँ तो वो एक अच्छे समय के बारे में सोचती हूँ कि जो समय ये स्पेंड हो रहा है वो अच्छा हो। आई कैनॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनी थिंग बट ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, यहाँ पे बट का मतलब है एक्सेप्ट, के सिवा। आई कैनॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक, मैं अपने को फोर्स नहीं कर सकती हूँ बात करने के लिए, अबाउट एनीथिंग, किसी भी चीज़ के बारे में, सिवाय जो ऑर्डिनरी डेली वाली बातें होती हैं उसके अलावा। बट का मतलब है एक्सेप्ट, और ब्रिंग माई सेल्फ टू का मतलब है फोर्स करना, मजबूर करना। तो मैं अपने आप को किसी भी बारे में बातचीत करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती हूँ सिवाय ऑर्डिनरी जो डेली वाली बातें होती हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं केवल बात करती हूँ तो जो साधारण बातें होती हैं उन्हीं के बारे में बात करती हूँ, इसके सिवा मैं किसी और बात के लिए फोर्स नहीं कर सकती हूँ अपने आप को कि मैं कुछ अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर करूँ। इसीलिए मेरे पास कोई क्लोज फ्रेंड नहीं है, और ये उसके लिए खुद को भी रिस्पॉन्सिबल मानती हैं। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, और बिल्कुल नहीं लगता कि हम बहुत ज़्यादा करीब आ रहे हैं। वी डोंट सीम, ये अपने और अपने दोस्त के रिलेशंस के बारे में बता रही हैं। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर, कि हम थोड़े भी पास आ रहे हैं, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, और यही प्रॉब्लम है। मे बी इट इज़ माई फॉल्ट, ऐसा हो सकता है कि ये मेरी गलती है, दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, कि हम एक दूसरे से अपने जो सीक्रेट हैं वो शेयर नहीं करते। कन्फाइड इन का मतलब होता है अपने पर्सनल चीज़ें शेयर करना। तो मे बी ये हो सकता है कि ये मेरी गलती है कि हम एक दूसरे से अपनी पर्सनल चीज़ें शेयर नहीं करते हैं। इन एनी केस, और किसी भी मामले में देखा जाए, दैट इज जस्ट हाउ थिंग्स आर, इसी तरह से ये चीज़ें हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली, और बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, ये चेंज होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। लाइबल टू मतलब लाइकली टू, दे आर नॉट लाइबल टू चेंज मीन्स दे आर नॉट लाइकली टू चेंज। दिस इज वाई हैव स्टार्टेड द डायरी। तो ये पूरा रीज़न था कि क्यों मैंने ये डायरी लिखना शुरू किया। दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, to enhance the image of this long awaited friend in my imagination. I don't want to jot down the facts in this diary
द वे मोस्ट पीपल वुड डू, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। अगेन बहुत बड़ा सेंटेंस है, तो देखिए कैसे तोड़ेंगे। टू इन्हांस, बढ़ाने के लिए, इन्हांस मतलब होता है बढ़ाना। क्या बढ़ाना है? द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, इमेज को बढ़ाना है। किसके इमेज को बढ़ाना है? इस लंबे समय से जिसका इंतजार किया जा रहा था, जिस दोस्त का, दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड का, लंबे समय से इंतजार किए जा रहे इस दोस्त का। और कहाँ बढ़ाना है उसकी इमेज को? मेरे इमेजिनेशन में, मेरे विचारों में। तो मेरे इमेजिनेशन में इसके इमेज को, और किसके इमेज को? लंबे समय से इंतजार किए जा रहे इस दोस्त के इमेज को बढ़ाने के लिए मैं नहीं चाहती हूँ, आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन, कि मैं कुछ भी लिख दूँ। जॉट डाउन का मतलब होता है क्विकली लिखना, कुछ भी जल्दी जल्दी लिखना। आई डोंट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती हूँ, टू जॉट डाउन द फैक्ट्स, तथ्यों को, इन दिस डायरी, इस डायरी में, द वे मोस्ट पीपल वुड डू, जिस तरीके से और लोग करते हैं। मतलब मैं अपनी इमेज में, अपनी इमेजिनेशन में इस डायरी के, इस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड के इमेज को बढ़ाने के लिए, कि मतलब एक मेरी डायरी है और इसमें मैं अपनी डेली की चीज़ें लिखती हूँ, इसके इमेज को बढ़ाने के लिए मैं नहीं चाहती कि कुछ भी जॉट डाउन कर दूँ जैसा कि अन्य लोग करते हैं। बट लेकिन मैं चाहती हूँ, आई वॉन्ट द डायरी, कि ये जो डायरी है ये हो जाए माई फ्रेंड, टू बी माई फ्रेंड, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। और एन फ्रैंक जो है अपनी इस डायरी का नाम रखती हैं किटी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन, चूंकि कोई नहीं समझेगा, नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड, एक शब्द भी, ऑफ माई स्टोरीज, जो मेरी कहानी है, टू किटी, किटी के लिए। इफ, यदि, आई वर टू प्लंज राइट इन, यदि मैं सीधे सीधे लिखना शुरू कर दूँ तो। प्लंज राइट इन का मतलब हो गया स्टार्ट डूइंग समथिंग, है ना, तुरंत से कोई काम शुरू कर देना। तो अगर मैं डायरेक्ट कोई बात लिखना शुरू कर दूंगी तो हो सकता है कि कोई भी एक शब्द नहीं समझ पाएगा मेरी जो कहानी है, जो किटी में लिखी गई है, यानी कि जो मेरी डायरी में लिखी गई है। आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। तो बेहतर होगा, आई वुड बेटर, ये बेहतर होगा कि मैं प्रोवाइड करूं एक ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, अपने लाइफ के बारे में एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, उतना ही जितना कि मैं इस काम को करना नापसंद करती हूँ। आई डिसलाइक, हालांकि मैं ये काम करना पसंद नहीं करती हूँ, अगर देखा जाए कि अपने बारे में डायरी में लिखना, लेकिन क्योंकि अगर ऐसा नहीं करती हूँ, डायरेक्ट मैं लिखना शुरू कर देती हूँ। प्लंज राइट इन का मतलब स्टार्ट डूइंग समथिंग इमीडिएटली, मैं तुरंत अगर ये सब लिखना शुरू कर देती हूँ तो कोई भी एक शब्द भी समझेगा नहीं मेरी जो कहानियाँ हैं किटी के लिए, यानी कि जो मैंने डायरी में लिखा हुआ है। अब वो अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताती हैं और लिखती हैं कि माई फादर, जो मेरे पिता हैं, द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, सबसे ज़्यादा प्यारे फादर हैं जिनको मैंने आज तक देखा है। मतलब इतने अच्छे पिता किसी के शायद नहीं हो सकते हैं, और ये सबके लिए होता है। ही डिड नॉट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, उन्होंने मेरी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक कि वो 36 के नहीं हो गए, एंड सी वॉज 25, और फिर दे फाइनली गॉट मैरिड। माई सिस्टर मार्गोट, उनकी बहन का नाम होता है मार्गोट, हु वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट, जो फ्रैंकफर्ट में जन्म ली थी, इन जर्मनी, इन 1926। 1926 में जर्मनी में एक जगह है फ्रैंकफर्ट, और वहीं पे इनकी बहन का जन्म हुआ था, और इनका नाम होता है मार्गट। इनके पिता सबसे एडोरेबल फादर हैं इनके हिसाब से, और उन्होंने इनकी माँ से तब तक शादी नहीं की जब तक कि वो 36 के नहीं हो गए थे, और इनकी माँ 25 की नहीं हो गई थी। शी वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, और एन फ्रैंक अपने लिए कहती हैं कि आई वॉज बॉर्न, मैं जन्म ली थी कब? 12 जून 1929। आई लिव इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, और जब तक कि मैं 4 की थी, 4 की नहीं हो गई थी, तब तक मैं कहाँ रहती थी? फ्रैंकफर्ट में। अंटिल आई वॉज 4, जब तक कि मैं 4 की नहीं हो गई थी। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, यूरोप में ही एक कंट्री है हॉलैंड, तो मेरे पिताजी हॉलैंड के लिए एमिग्रेट कर गए। एमिग्रेट का मतलब होता है अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाना। तो मेरे पिताजी एमिग्रेट कर गए हॉलैंड के लिए इन 1933। माई मदर, और जो मेरी माँ थी, एडिथ हॉलैंड फ्रैंक, वेंट विथ हिम, वो उनके साथ चली गई टू हॉलैंड इन सितंबर के महीने में। वाइल मार्गोट एंड आई वर सेंट टू आचेन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर। आचेन इज ऑल्सो अ प्लेस इन जर्मनी, जर्मनी में एक जगह है आचेन। जबकि मेरी जो बड़ी बहन थी मार्गोट और मैं, हमें भेज दिया गया था, वर्ड सेंट पैसिव वर्ड है, हमें भेज दिया गया था टू आचेन टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, कि हम अपने दादी माँ के साथ वहाँ पे रहे। मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, और मार्गोट जो थी वो दिसंबर में हॉलैंड में गई। एंड आई फॉलोड इन फरवरी, और मैंने उसको फॉलो किया फरवरी में, यानी कि पहले मेरे माता पिता चले गए, फिर हम आचेन में चले आए अपने दादी माँ के साथ रहने के लिए, फिर मार्गोट गई वहाँ पे
दिसंबर के महीने में, और फिर मैंने उसे फरवरी के महीने में फॉलो किया। When I was plunked down on the table as a birthday present for Margot। और जब मैं वहाँ गई हॉलैंड तो उस समय मार्गोट का बर्थडे था, और एक तरीके से मेरे पिताजी ने एक सरप्राइज गिफ्ट के तौर पे मुझे ला के रख दिया था मार्गोट के सामने कि अब तुम्हारी छोटी बहन भी यहाँ पे आ चुकी है साथ में रहने के लिए। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। और मैंने तुरंत ही, राइट अवे मीन्स इमीडिएटली, मैंने तुरंत अपनी पढ़ाई शुरू की एट मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में। आई स्टे देयर अंटिल आई वॉज 6। और मैं तब तक वहाँ रुकी जब तक कि मैं 6 की नहीं हो गई। एट विच टाइम, जिस समय पे आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और मैंने स्टार्ट किया अपना फर्स्ट फॉर्म यानी कि पहली क्लास। इन द 6th फॉर्म यानी कि 6ठी क्लास में माई टीचर वॉज मिसेस क्यूपरेस। मेरी जो टीचर थी उनका नाम था मिसेस क्यूपरेस, द हेड मिस्ट्रेस, और वो उस जगह की हेड मिस्ट्रेस थी। एट द एंड ऑफ द ईयर, और साल के अंत में, वी वर बोथ इन टीयर्स, हम दोनों रो रहे थे। एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। जैसे साल खत्म हुआ तो अब मुझे पता था मैं स्कूल छोड़कर जा रही हूँ या फिर वो स्कूल छोड़कर जा रही थी, तो हम दोनों रो रहे थे। वी वर बोथ इन टीयर्स, जैसा कि हम एक दूसरे को एक हार्ट ब्रेकिंग, दिल तोड़ने वाला फेयरवेल कर रहे थे, मतलब विदाई दे रहे थे। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंड माँ फेल इल। 1941 के समर के महीने में मेरी दादी माँ बीमार पड़ गई एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उन्हें एक ऑपरेशन करवाना पड़ा था। सो माई बर्थडे पास विथ लिटिल सेलिब्रेशन। इसलिए मेरा जो बर्थडे भी था वो बहुत ही, मतलब बिना सेलिब्रेशन के, लिटिल सेलिब्रेशन मतलब बिल्कुल न के बराबर सेलिब्रेशन हुआ। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, और फाइनली 1942 में इनकी दादी जी मर जाती हैं। नो वन नोज हाउ ऑफन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर। कोई नहीं जानता, नो वन नोज हाउ ऑफन, कि कितना ज़्यादा मैं इनके बारे में सोचती हूँ, हाउ ऑफन कितना प्राय मैं सोचती हूँ अपनी दादी के बारे में, एंड स्टिल लव हर, और अभी भी उनको प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन इन 1942 वॉज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर। और ये जो बर्थडे सेलिब्रेशन था 1942 में, उसका इरादा था कि जो और भी बर्थडे मनाए गए थे उनके मेकअप के तौर पे, कि ठीक है अभी तक बर्थडे मनाए थे तो ये भी बर्थडे मना लेते हैं। एंड ग्रैंड मास कैंडल, और जो ग्रैंड माँ के लिए जो कैंडल था वॉज लिट, वो जलाया गया था अलॉन्ग विद द रेस्ट, और जो कैंडल्स जल रहे थे उनके साथ। द फोर ऑफ अस मीन्स जो उनकी बड़ी बहन थी मार्गोट, जो उनकी मदर थी एडिथ, और जो उनके पिता थे, ये सब लोग आर स्टिल डूइंग वेल, सब अच्छा कर रहे थे। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलेमन डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। तो हम चारों बहुत अच्छा कर रहे थे, और यही लेकर आता है, दैट ब्रिंग्स, यही लेकर आता है मी, मेरे लिए, टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, यानी कि ये वो तारीख है जिस दिन उन्होंने डायरी लिखना शुरू किया, 20 जून 1942, एंड द सोलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी। और मेरी डायरी के लिए जो मेरा सीरियस डेडिकेशन है, सोलेम मतलब सीरियस डेडिकेशन है मेरी डायरी के लिए, वो आज का दिन है 20 जून 1942। डियरेस्ट किटी, आवर एंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब हो गया कि बहुत ही नर्वस, बहुत ही बेचैन और बहुत ही डरे हुए। तो जो मेरी पूरी क्लास थी, अब वो अपनी डायरी में लिख रही हैं सैटरडे 20 जून 1942 को, और वो लिख रही हैं कि जो मेरी पूरी क्लास है वो बहुत डरी हुई थी, बहुत ही बेचैन थी, बहुत ही नर्वस थी। द रीज़न, जो कारण था वास्तव में, ऑफकोर्स, इज़, वो है द फोर्थ कमिंग मीटिंग, आने वाली मीटिंग। जो कारण है वो है आने वाली मीटिंग, इन विच, जिसमें द टीचर्स डिसाइड, जिसमें टीचर डिसाइड करेंगे हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म, कि कौन जो है नेक्स्ट क्लास में जाएगा, एंड हु विल बी केप्ट बैक, और किसको वापस रखा जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, और आधी जो क्लास थी इस बात को लेकर कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन उसी क्लास में रहेगा, वो इस बात को लेकर शर्त लगा रही थी। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jackass, who have staked their entire holiday savings on their bet। तो उनके पास उनके साथ बैठने वाली कोई बच्ची है जिसका नाम GN होता है। तो GN और मैं, हम बहुत ही स्टूपिड तरीके से हंस रहे थे, laugh ourselves silly at the two boys, उन दो लड़कों के ऊपर जो हमारे पीछे बैठे हुए थे, और उनका नाम था CN and Jackass, who have staked their entire holiday savings, जिन्होंने अपनी पूरी जो हॉलीडे की सेविंग्स थी उसको दांव पे लगा दिया था, ऑन देयर बेट, अपनी इस शर्त पे। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, सुबह से लेकर रात तक, इट इज़, ये है, यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यस यू आर, नो आई एम नॉट। और सुबह से लेकर रात तक एक ही बात चलती थी, एक कहता था कि तुम पास होने जा रहे हो, दूसरा कहता था नहीं मैं नहीं होऊंगा। फिर वो पहला वाला बोलता था नहीं तुम हो रहे हो पास, और फिर दूसरा वाला बोलता था नहीं मैं पास नहीं हो रहा हूँ। Even Gia's pleading glances and my angry outburst cannot calm them down।
यहाँ तक कि जो जियन थी उसकी जो प्लीडिंग ग्लांसेस थी, प्लीडिंग मतलब याचना करती हुई जो नज़रें थी, ग्लांसेस थी, और मेरी जो नाराज़गी भरे एक्सप्रेशन थे, माई एंग्री आउटबर्स्ट कैनॉट काम देम डाउन, तो वे उनको शांत नहीं कर सकती थी। जियन जो थी वो उनसे कहती थी कि प्लीज़ रहने दो, इस तरह की शर्त मत लगाओ, और मैं उनको थोड़े नाराज़ भरे नज़रों से देखती थी, बट ये कुछ भी उन्हें शांत नहीं करता था। इफ़ यू आस्क मी, और यदि आप मुझसे पूछते हैं, देर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। यदि आप मुझसे कहेंगे तो मैं तो यही कहूँगी कि देर आर सो मेनी डमीज, बहुत सारी स्टूपिड हैं, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, कि कम से कम क्लास का 1/4 जो पार्ट है, 1/4 पार्ट है, शुड बी केप्ट बैक, उसको वापस रखा जाना चाहिए, यानी कि 25% बच्चों को वापस रखा जाना चाहिए। लेकिन जो टीचर्स हैं दे आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स, जिनके बारे में कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, दे आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, मैं अपने साथ जो पढ़ने वाली जो लड़कियां थी उनको लेकर वरीड नहीं थी, एंड माई सेल्फ, और अपने बारे में भी लेकर। वी विल मेक इट, हम तो इसे कर ही लेंगे, मतलब हम तो पास हो ही जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, जो एकमात्र सब्जेक्ट था जिसमें मैं श्योर नहीं थी वो मैथ्स है। एनी वे ऑल वी कैन डू इज़ वेट, जो कुछ भी हम कर सकते हैं वो इंतजार है। अनटिल देन, और तब तक के लिए, वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, हम एक दूसरे को ये बात कह रहे हैं कि उदास मत हो, परेशान मत हो, सब अच्छा होगा। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विथ ऑल माई टीचर्स, गेट अलॉन्ग का मतलब होता है कि रिलेशन अच्छा होना, तो जितने भी टीचर्स थे, विथ ऑल माई टीचर्स, मेरे रिलेशन बहुत अच्छे थे उनके साथ। देयर आर 9 ऑफ देम, 9 टीचर्स थे कुल, 7 मेन, 7 जो मेन थे, एंड 2 वीमेन, और 2 महिलाएं थी। मिस्टर केसिंग, अब यहाँ पे एक अपने टीचर के बारे में वो बता रही हैं, और उनका नाम है मिस्टर केसिंग। द ओल्ड फौजी, ओल्ड फौजी का मतलब होता है बहुत ही पुराने ख्यालों वाले, हु टीचेज मैथ्स, जो मैथ्स पढ़ाते हैं, वॉज अनॉयड विथ मी फॉर एजेस, वो मेरे साथ बहुत टाइम के लिए गुस्सा रहे, बिकॉज आई टॉक सो मच, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, और कई सारी वार्निंग्स के बाद, ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क, उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन किया, सौंप दिया। एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, एक ऐसे लिखने को कहा, और सब्जेक्ट था चैटर बॉक्स, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बात करती थी और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइडेड। अब चैटर बॉक्स के बारे में आप क्या लिख सकते हो, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट, आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, मैं इसके बारे में बाद में सोचूंगी, आई डिसाइडेड, मैंने ये निश्चय किया। आई जॉटेड डाउन, जॉट डाउन का मतलब कुछ भी क्विकली जो है, बहुत तेजी से जल्दी जल्दी कुछ भी लिख देना। आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माई नोटबुक, मैंने वो टाइटल जो है जल्दी जल्दी अपनी नोटबुक में लिख दिया। टक इट इन माई बैग, उसे वापस नोटबुक अपने बैग में रख लिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और कोशिश की कि मैं शांत रहूं। दैट इवनिंग, उसी शाम, दैट इवनिंग, अब क्या हुआ, आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, जब मैंने अपना बाकी का बचा हुआ होमवर्क कंप्लीट कर लिया, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, जो उस एसे को लेकर नोट था, मतलब जो सब्जेक्ट था, जिस सब्जेक्ट पे मुझे लिखना था, उस पर मेरी नज़र गई। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और मैं उस ऐसे के बारे में सोचने लगी, उस टॉपिक के बारे में सोचने लगी, वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और जिस पेन से मुझे लिखना था उसके टिप को, उसके जो टॉप पार्ट था, थिन पार्ट था, उसको मैं चीव कर रही थी, चबा रही थी। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। कोई भी, एनी वन कुड रैम्बल ऑन का मतलब कुछ भी लिख देना, जैसे अभी जॉट डाउन था, लिखना। रैम्बल ऑन का मतलब होता है बिना विचारे, बिना सोचे समझे कुछ भी बात करते रहना घंटों, और घंटों कुछ लिखते रहना। तो कोई भी लिख सकता था बहुत सारी चीज़ें, एंड लीव बिग स्पेसेस, और बड़े बड़े गैप जो है उन शब्दों के बीच में, बिटवीन द वर्ड्स, वो दे सकता था। लेकिन जो ट्रिक था, जो पॉइंट था, वो ये था कि कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स के साथ वो चीज़ें लिखी जाए। कन्विंसिंग का मतलब मनाते हुए, तैयार करते हुए, यानी कि जो मैं ऐसे लिखूं, जो मैं टॉपिक लिखूं, उसमें आर्ग्यूमेंट्स ऐसे हों, जो चैटर बॉक्स मुझे टॉपिक मिला था, कि वो मेरे टीचर को ये मना पाए, या जो भी पढ़े उसको तैयार कर पाए कि हाँ, इसी वजह से ये लड़की बात करती है और उसको कुछ नहीं बोलना चाहिए। टू प्रूव, ये साबित करने के लिए, द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कि टॉकिंग की क्या ज़रूरत है, क्या नेसेसिटी है कि जिसकी वजह से मैं बात करती हूँ। ऐसे तो कोई भी लिख सकता था चैटर बॉक्स पे, टॉकिंग पे,
बट वहाँ पे मुझे ऐसा एन फ्रैंक कहती है कि वो ऐसा ऐसे लिखना चाहती थी जिससे कि कोई भी ये बात मानने को तैयार हो जाए, कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स हो उसमें, मनाने के लिए ऐसे आर्गुमेंट्स जो आपको मना दें कि नेसेसिटी क्या है टॉकिंग की। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। मैं सोचती रही और सोचती रही। आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया। आई रोड 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड। तो मैंने बहुत देर तक सोचा और फिर मेरे पास एक विचार आया। मैंने 3 पन्ने लिखे जो मिस्टर किसिंग ने मुझे असाइन किया था जिस टॉपिक पे लिखने के लिए, और मैं सेटिस्फाइड थी। आई आर्ग्यू, मैंने कमेंट किया, और देखो यही कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट है। मैंने वहाँ पे आर्ग्यू किया, मैंने तर्क दिया दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेट। जो बातचीत है वो एक स्टूडेंट की ट्रेट है। ट्रेट मतलब होता है एक पर्टिकुलर क्वालिटी जो आपके अंदर है। जैसे झूठ बोलना उसकी ट्रेट है, तो उसकी एक विशेषता है, एक पर्टिकुलर क्वालिटी है। तो मैंने आर्ग्यू किया कि जो बातचीत है, टॉकिंग है, वो एक स्टूडेंट की ट्रेट होती है, एंड दैट, और कि आई विल डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, कि मैं अपना बेस्ट करूंगी इसको कंट्रोल में करने के लिए, कि मुझे बातचीत ना करना पड़े। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, एंड दैट देर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो देखिए वो कहती है कि मैं बहुत प्रयास करूंगी कि मैं बहुत ज़्यादा बातचीत ना करूं, लेकिन फिर भी आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट, मैं योग्य नहीं हो पाऊंगी इस आदत से अपने आप को छुड़ाने में, क्योंकि सिंस, चूंकि माई मदर टॉक एज मच एज आई डिड, मेरी माँ उतनी ही बात करती हैं जितनी कि मैं करती हूँ, इफ़ नॉट मोर, यदि मुझसे ज़्यादा नहीं तो। यदि मेरी माँ मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती तो उतनी ही बात करती हैं, उतनी ही बोलती हैं जितना मैं बोलती हूँ, और ये एक ट्रेट मुझे मेरी माँ से मिला हुआ है। एंड दैट देर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स। इनहेरिट का मतलब होता है, आपने 9th में शायद APJ अब्दुल कलाम वाला एक चैप्टर पढ़ा था, माई चाइल्डहुड, तो उसमें यहाँ पे ये वर्ड आया था इनहेरिट, जो मैंने अपनी माता पिता से कुछ क्वालिटीज़ ली थी, इनहेरिट करना, विरासत में लेना। तो ये अब इसमें आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो, देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू, आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हो अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, ऐसी क्वालिटी जो आपने विरासत में ली है। अब ये कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स थे जो एन फ्रैंक ने दिया था अपने टीचर को। मिस्टर केसिंग हैड अ गुड लाफ एट माई आर्गुमेंट्स। अब ऐसा आर्गुमेंट कोई भी देगा तो कोई भी हंसने लगेगा कि सर क्या करें, अब मेरी तो बातचीत करने की आदत है क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बोलती हैं और मुझे विरासत में मिली हुई ये बात, मुझे बोलने की आदत, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ बट ये रुक नहीं पाता है और शायद मैं इसको रोक भी ना पाऊँ। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब मैंने अपनी इस बातचीत को जारी रखा अगले लेसन के लिए, थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइन मी अ सेकेंड ऐसे, उन्होंने मुझे एक दूसरा ऐसे दे दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इनकॉरिजिबल का मतलब होता है जिसको सुधारा ना जा सके, असुधार्य। तो उन्होंने इस बार जो ऐसे दिया था वो था टॉपिक एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। आई हैंडेड इट इन, और मैंने उसको भी सौंप दिया, मैंने उसको लिखा और उसको सौंप दिया। मिस्टर केसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स। और मिस्टर केसिंग ने जब मेरा आर्गूमेंट्स देखा और दूसरी बार भी जब मैंने वो टॉपिक लिख कर दे दिया तो उनके पास कुछ भी कंप्लेन करने को नहीं था। ही हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, अगले 2 पूरे लेसन्स के लिए। हाउएवर, फिर भी ड्यूरिंग द थर्ड लेसन, तीसरे लेसन के दौरान, ही हैड फाइनली हैड इनफ, अब वो पर्याप्त सह चुके थे। ही हैड फाइनली हैड इनफ। एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, उन्होंने कहा कि एन फ्रैंक पनिशमेंट के तौर पर, जो तुम बातचीत कर रही हो क्लास में, उसके पनिशमेंट के तौर पे राइट एन एसे इन टाइटल, एक ऐसे लिखो और जिसका टाइटल होना चाहिए क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। देखो डबल इनवर्टेड कॉमा में ये बात बोली गई है कि उन्होंने क्या बोला था। एन फ्रैंक एक ऐसे लिखो और वो ऐसे का टॉपिक होगा, इन टाइटल होगा क्वैक क्वैक क्वैक। क्वैक इज द साउंड जो कि डक के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, कहिए मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो ये एक टॉपिक था उनके टीचर ने एन फ्रैंक को दिया था लिखने के लिए। ठीक है, आगे देखो। द क्लास रोर, और वो जो पूरी क्लास थी वो चिल्ला पड़ी, मतलब रोर कर पड़ी, बहुत तेज हंसने लगी या गूंजने लगी। आई हैड टू लाफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा था। दो, यद्यपि आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजेन्यूटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। अब क्योंकि मैं 2 बार लिख चुकी थी चैटर बॉक्स के बारे में, पूरी क्लास इस बात पे हंस पड़ी या चिल्ला पड़ी, मैं भी हंस पड़ी। यद्यपि दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म कर लेना,
माई इंजेन्यूटी, जो मेरे अंदर इंजेन्यूटी थी, यानी कि जो मेरे अंदर लिखने की वो क्लेवरनेस थी, जिस चालाकी से मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी थी, नए नए तरीक़ों से जो मैंने दिमाग में आइडिया लाया था इस टॉपिक पे, वो ख़त्म हो चुका था, वो मैं उसको ख़त्म कर चुकी थी, मैंने उसको एग्जॉस्ट कर लिया था चैटरबॉक्स टॉपिक पे। क्यों? क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 बार लिख चुकी थी। इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, और ये अब समय था कि कुछ नए चीज़ों के साथ आया जाए, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल। माई फ्रेंड सैने, जो मेरी जो दोस्त है उसका नाम है सैने, हु इज़ गुड एट पोएट्री, जो कि पोएट्री में बहुत अच्छी है, ऑफर टू हेल्प मी राइट द ऐसे, उसने मुझे ऑफर किया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी ऐसे लिखने में, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, शुरू से लेकर अंत तक, इन वर्स। वर्स क्या होता है? जैसे आप कोई पोम पढ़ते हो तो पोम में देखते हो कि वो पैराग्राफ जो नहीं होता वो पैराग्राफ फॉर्म में नहीं होता, वो लाइन फॉर्म में होता है, और उसको वर्स बोलते हैं, यानी कि हिंदी में छंद बोलते हैं। एंड आई जम्प फॉर जॉय, और मैं खुशी से कूद पड़ी जब मेरी दोस्त सैने ने ये कहा, क्योंकि वो पोएट्री में अच्छी थी और उसने ऑफर किया मेरी मदद करने के लिए कि वो उस पोएम को उस टॉपिक को लिखने में मेरी हेल्प करेंगी, और वो भी पोएम फॉर्म में। आई जम्प फॉर जॉय, मैं खुशी से कूद पड़ी। मिस्टर केसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी, और मिस्टर केसिंग क्या प्रयास कर रहे थे कि वो मेरे साथ एक जोक करेंगे विद दिस रिडिकुलस सब्जेक्ट, इस बेतुके टॉपिक के साथ, कि अब मैं जब नहीं लिख पाऊंगी तो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि तुम इतना बोलती हो, चैटरबॉक्स या जो भी। बट आई वुड मेक श्योर, और लेकिन मैं ये प्रयास करूंगी, द जोक वॉज ऑन हिम, कि ये जोक जो है वो उनके ऊपर होगा, क्योंकि मैं लिख के लेकर चली जाऊंगी। आई फिनिश द पोम, और मैंने जो अपना पोम था वो फिनिश किया, एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और वो बहुत शानदार था। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन, ये मदर डक और फादर स्वैन के बारे में था। विथ 3 बेबी डकलिंग्स, उनके जो 3 बच्चे थे उनको डकलिंग बोला जाएगा, तो 3 बेबी डकलिंग के साथ, हु वर बिटेन टू डेथ, जिनको काट काट कर मार दिया गया। बिटेन टू डेथ का मतलब जैसे ही वॉज स्टोन टू डेथ, तो उसको पत्थर मार मार कर, पीट पीट कर मार दिया गया। दे वर बिटेन टू डेथ, बिटेन टू डेथ का मतलब काट काट कर, बाइट बिट बिटेन होता है, थर्ड फॉर्म है। काट काट कर मार दिया गया, किसके द्वारा? बाय द फादर, पिता के द्वारा, बिकॉज दे क्वैक टू मच। अब जब एन फ्रैंक ने अपनी पोम को कंप्लीट किया तो उन्होंने लिखा कि ये एक मदर डक और फादर स्वैन के बारे में था, जिसमें 3 बेबी डकलिंग्स थी उनकी, और उनको काट काट कर मार दिया गया उनके पिता के द्वारा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक कर रही थी। लकीली मिस्टर केसिंग टुक द जोक राइट वे, जो मिस्टर केसिंग थे, यानी जो मेरे टीचर थे, उन्होंने इस जोक को बहुत ही अच्छे ढंग से लिया, मतलब इसको मजाक नहीं लिया, इसको सीरियसली नहीं लिया। ही रीड द पोम टू द क्लास, उन्होंने इस पूरी पोम को पूरे क्लास में पढ़ी, एंड एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और अपने खुद के कमेंट्स इसमें ऐड किए, एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और इसके साथ साथ इन्होंने इस पोम को अन्य क्लासेज में भी जाकर रीड किया। सिंस देन, और तब से, आई हैव बीन अलाउड टू टॉक, मुझे अलाउ किया जाता है बातचीत करने के लिए, एंड हैव नॉट बीन असाइन एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, और मुझे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क अभी तक असाइन नहीं किया गया है। ऑन द कॉन्ट्रारी, इसके विपरीत, एक बहुत अच्छा फ्रेज है, आपको ध्यान रखना है, जब भी आप कोई बात बोलते हो और उसके विपरीत आपको कोई बात बोलनी है, तो नेक्स्ट जो लाइन होगी फुल स्टॉप के बाद या कॉमा करके आप लिख सकते हो इस फ्रेज को, ऑन द कॉन्ट्रारी, यानी कि जो बात मैं बोल रहा हूँ इसके विपरीत। तो तब से लेकर मुझे बातचीत करने के लिए अलाउ किया जाता है, और मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं असाइन किया जाता। इसके विपरीत जो मिस्टर केसिंग्स हैं, मिस्टर केसिंग्स ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, जो मिस्टर केसिंग हैं वो हमेशा जोक करते हैं इन दिनों, मतलब वो अब इसके विपरीत जोक करना स्टार्ट कर चुके हैं। और ये अपनी डायरी में लास्ट टाइम में लिखती हैं, योर्स एन, तुम्हारी प्यारी एन। और ये जो लिखी गई है, ये जो चैप्टर था, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विथ स्लाइट एडेप्टेशन, तो थोड़ी बहुत चेंजेस किए गए हैं, और ये उस डायरी से, उस बुक से है, फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, जो जिसका टाइटल था फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, वहाँ से एक एक्सट्रैक्ट, एक भाग उठा लिया गया था। आई होप कि आपको ये छोटा सा चैप्टर समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।